हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो सबको ध्यान रखनी है। एक तो आप इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो अटेंड करके ही लेक्चर अटेंड करें तो थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। दूसरा ये है कि आप जो रफ नोटबुक में जो लेक्चर नोट करोगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी कॉपी यूज़ करें, मतलब आप एक रफ कॉपी यूज़ करते हैं जिससे धड़ 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 लिख लेते हो और उसको बाद में फिर मैं नोट करते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको समझाऊँगा, वो चीज़ें जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जो आप नोट करोगे वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तभी आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब वो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छी सी नोटबुक में इसे नोट करें, है ना। जो क्वेश्चन है, आपके जो नोट्स बना रहे हो केमिस्ट्री के, जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो तो है ही सही, वो तो आप एक नोटबुक बना ही रहे हो, लेकिन आप ये जो रफ अभी बनाओगे ये भी थोड़ा अच्छे से बनाना, क्योंकि यही आपके काम देने वाला है। आज का जो टॉपिक है उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, तभी आपको आगे का जो क्वेश्चन है, जो आगे के रूल्स हैं, राउल्ट का नियम है ना, बाकी और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको समझ में आएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये लेक्चर। और हेडिंग डाल लीजिए आज वाष्प दाब, है ना। पहले वाष्प दाब समझते हैं, अभी जहाँ से मैं आपको बताऊँ, है ना, वहीं से आपको नोट करना है फेयर कॉपी में। तब तक आप इस रफ नोटबुक में ही नोट करें। पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया कि राजा की बेटी का नाम क्या था, तो सर कौन सा राजा, कौन सी बेटी, कौन से राज्य की बात कर रहे हो, तो वो वाली बात वही हो जाएगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराना शुरू कर दूंगा तो आप बोल दो कि ये कहाँ से आई, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हज़ारों प्रकार के क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसलिए हम पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं जो आवश्यक हैं और जिनको समझना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होती है, वाष्प दाब बनती कैसे है। चलिए, तो वाष्प दाब बनती है वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण से, इवोपेरेशन, इवोपेरेशन होता है तो क्या होती है, वाष्प बनती है। समझते हैं। माना कि मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है ना। माना कि ए कोई लिक्विड है ना, ए के मॉलिक्यूल्स हर जगह फैले हुए हैं, ए के मॉलिक्यूल्स हर जगह फैले हुए हैं। अब बच्चों क्या होगा कि यदि मैं इसको गर्म करता हूं, है ना, इसको मैं गर्म करता हूं तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर बनेगी, मतलब ये गर्म होगा तो एक वाष्प बनेगी और ये वाष्प कहां जाएगी, उड़ के बाहर चली जाएगी। अब बच्चों ये जो वाष्प बनती है, ये वाष्प किसकी वजह से बनती है, तो वाष्प बनने का कारण होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जिनको सरफेस मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, सरफेस मॉलिक्यूल जो सतह के ऊपर होते हैं, है ना। बाल्टी भरी हुई है, उसके ऊपर जो ऊपर का जो पानी है ना, उसको बोलते हैं हम सरफेस, और वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर है ना, उसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स के नीचे है, इनको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स। तो जो वाष्प बनती है, जो वेपर बनती है, वाष्प जो बनती है, वो किन अणुओं से बनती है, सरफेस मॉलिक्यूल से। अब सरफेस मॉलिक्यूल से क्यों बनती है, उसके दो कारण हैं। पहला, देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। ये जो ए मॉलिक्यूल्स है इसके चारों तरफ ए है, यहाँ पर भी 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 ए। तो इस मॉलिक्यूल्स ने फिर इस प्रकार से इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये सब बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे से तो बंधे हुए हैं, लेकिन ऊपर की जगह इनको क्या है, खाली मिली हुई है। तो इसलिए ये क्या होता है, जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है ये बाहर वाष्प बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा कारण ये है, देखिए आकर्षण बल के कारण, है ना। पहला कारण क्या है, इनके पास कम आकर्षण बल है। इनके पास जो नीचे हैं जो बल्क मॉलिक्यूल्स है इनमें क्या है, ज्यादा आकर्षण बल है। आकर्षण बल क्या है, ज्यादा, इसलिए ये वेपोरेशन नहीं कर पा रहे, वेपर नहीं बना पा रहे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वेपर बना रहे हैं, है ना। अभी हम टॉपिक से बहुत दूर है ना, बहुत दूर है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, है ना। एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम में आएगा उसको समझने के लिए ये जरूरी है ना। तो ध्यान से देखें और ध्यान से समझे इसको। चलो भाई, वाष्प बन गई, वाष्प उड़ गई, है ना। ये क्या है, अभी ओपन है, ये खुला हुआ है, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, खुला हुआ है। तो वो क्या हो, वाष्प उड़ गई। वाष्प का दाब नहीं बना, प्रेशर नहीं बना। प्रेशर नहीं बनेगा भाई, हम तपेले में पानी गर्म करते हैं, तपेले के ऊपर कुछ नहीं ढकते हैं, तो पानी क्या होता है, बॉईल होते होते उसकी वाष्प उड़ जाएगी, लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं कंटेनर। अब कंटेनर चेंज करते हैं, है ना। अब हम कंटेनर चेंज करते हैं, हर चीज को नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, और जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी नोट आप कर लेना, आपको जैसा लगता है। अब हम बात करते हैं क्लोज कंटेनर की, है ना, बंद पात्र की, बंद पात्र की। यहां पर हमने एक बंद पात्र लिया जो ऊपर से क्या है, क्लोज है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा, ए वाला लिक्विड भरा हुआ है। चलिए, यहां पर इसको जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां पर क्या होगी, प्रेशर बनेगी, वाष्प बनेगी, है ना, वाष्प बनेगी। और वाष्प क्या होगी, उड़ेगी, उड़ेगी। लेकिन क्या है यहां पर क्या है, ऊपर से ये क्लोज है, बंद है। जैसा कुकर में होता है, कुकर में क्या करते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, तो कुकर में हैवी प्रेशर बनता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा। क्या होगा, प्रेशर बनेगा, है ना। यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा। तो ये जो अणु हैं ये उड़कर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, है ना, मतलब वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेगी, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। हमने जब जो तपेला लेते हैं उसमें जब पानी रखें, उसको गर्म करते हैं, तो हम जब तपेले का ढक्कन उठाते हैं तो तपेले के ढक्कन के ऊपर क्या होता है, पानी लगा होता है। तो कोई से भी वाष्प, कोई से भी अणु जब वो गति में होते हैं, है ना, जब उनकी एनर्जी होती है तो वाष्प बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी एनर्जी ठंडी हो जाती है वापस वो लिक्विड बन जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाता है, ये ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाके टकराएगा, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो वापस गिरेगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वापस क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस ये नीचे गिर जाएगा, है ना। तो जो वापस लिक्विड जो बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, 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 कंडेंसेशन। संघनित्र, क्या है ये, संघनित्र हो जाएगा, है ना, कंप्रेस हो जाएगा। यहां पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाष्प बनेगी और वो वाष्प बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन बाहर क्या है, ढक्कन लगा हुआ है।
तो यहां इस जगह एक प्रेशर बनेगा, जैसे कि कुकर में बनता है ना, क्या बनता है, कुकर में एक प्रेशर बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा, एक प्रेशर बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगी, प्रेशर बनेगा। ये जो प्रेशर बनेगी इसको बोला जाएगा P नोट A, है ना, P नोट A, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। नोट इसको बोला जाएगा नोट। नोट का मतलब होता है यहां पर केवल जो वेपर बन रही है वो किसकी है, केवल ए की है। ए के अलावा दूसरा कोई यहां पर कंपोनेंट नहीं है, केवल ए है ना। तो जहां जहां P नोट ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, P नोट ए है ना, P नोट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। शुद्ध वाष्प दाब है किसकी है, ए की। वाष्प दाब शुद्ध किसकी है, ए की। आगे समझ में वाष्प दाब किससे बनती है ना। ये जो लिक्विड होता है इसको गर्म किया जाता है, और अगर ये क्लोज हो, क्लोज कंटेनर हो, तो यहां पर क्या बनता है ना, वाष्प बनती है और संघनित्र होता है, वाष्प बनती है और संघनित्र होता है ना। मतलब पहले तो वाष्प बनती है, फिर ये लिक्विड बनता है, वाष्प बनती है और लिक्विड बनता है। तो वाष्प और लिक्विड में क्या हो जाती है, एक तो वाष्प बन रही है ना, और वापस द्रव बन रहा है, द्रव बन रहा है, वाष्प बन रही है, फिर द्रव से वापस क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी ना हमने, है ना, दोनों तरफ चलती है। तो वाष्प से द्रव बनता है, द्रव से वाष्प बन रहा है। तो यहां पर क्या होती है, एक साम्य अवस्था बन रही है, साम्य अवस्था, है ना, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, साम्य अवस्था बने। साम्य अवस्था मतलब ऐसी स्थिति जहां पर हम ये बता नहीं सकते यहां पर लिक्विड है या वाष्प है, मतलब दो अलग अलग अवस्थाएं ऐसी जगह आके रुक गई जहां पर हम ये बता नहीं पा रहे यहाँ पर लिक्विड है या वाष्प है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन कहाँ होगी, इसकी सतह पे होगी। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे वो वाष्प बनेंगे, लेकिन वापस उधर से नीचे आएंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे। तो ऐसी अवस्था को साम्य अवस्था बोलते हैं। तो ये साम्य अवस्था कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब एक काम करिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, है ना। इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन उस आंसर को समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा है, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, ये पृष्ठ इसकी सरफेस है ना, पृष्ठ के ऊपर द्रव के साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित बल, द्रव के साम्य अवस्था में, द्रव क्या है यहाँ पर, साम्य अवस्था है, और इसके द्वारा आरोपित बल, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, तो प्रेशर यहाँ पर बहुत सारा प्रेशर बन गया, वो इस लिक्विड के सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है ना। तो उपस्थित आरोपित बल शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध द्रव है, इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ है, तो शुद्ध द्रव का क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये जो प्रेशर बन रहा है ये पे वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया है ना। इसका जो आंसर है और इसके साथ में एक डायग्राम भी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, क्लीन कर दें, मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर और लिक्विड डिपेंड।
अब ये जो वाष्प दाब बन रही है ये किस किस कारण के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। वाष्प दाब जो बन रही है वो किन किन कारणों के ऊपर डिपेंड करेगी, उनको समझ लेते हैं। तो एक है नेचर ऑफ सोलवेंट, है ना, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। ये सब पॉइंट है, इनकी थ्योरी मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहला पॉइंट हमारा विलायक की प्रकृति। दूसरा है हमारा तापमान, है ना, टेम्परेचर। दूसरा हमारा तापमान। और तीसरा है हमारा अवाष्पशील, है ना। एक काम करो, इसको पहले इंग्लिश में लिख दी। प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, है ना। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, है ना, प्रेजेंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। पहली चीज, सभी जितने भी विलायक हैं, है ना, पानी है, एथिल अल्कोहल है, बेंजीन है ना, इन सब की वाष्प दाब सेम नहीं होती हैं, है ना। ये जरूरी नहीं कि जितनी वाष्प दाब जल की बनती हैं उतनी ही वाष्प दाब क्या होती हैं, आपके बेंजीन की भी बनेगी, आपके टॉलुइन की बनेगी, या फिर आपके एथिल अल्कोहल की बनेगी। तो ये डिपेंड करता है वाष्प दाब किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति पे, कि कौन सा विलायक है ना, कौन सा विलायक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा जो है टेम्परेचर। यदि हम इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, आराम से गर्म करते हैं तो वो आराम से होती है और वो उबलती नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हमने क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, चाल बढ़ा दी, तो क्या होगा, डायरेक्ट से उबलने लग जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो समझते हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, अवाष्पशील विलेय। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, उदाहरण के लिए इस वर्ड का यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील विलेय। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी वाष्प नहीं बनती है। अब आपने कभी गेस किया है कि आपने यदि चाय को ज्यादा उबाल लिया तो चाय तो कम हो गई, है ना, ऐसा कभी हुआ होगा, है ना, कि जो आप चाय बना रहे हैं वो चाय आपने इतनी रखी थी लेकिन आप उसको भूल गए और वो गर्म हो रही है, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद देखा तो चाय इतनी रह गई और कम रह गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चाय फीकी हो गई, है ना, उसमें से केवल क्या वाष्प किसकी गई, पानी की वाष्प गई, है ना। जो शक्कर है वो शक्कर की वाष्प नहीं बनी है, तो शक्कर अभी भी उतनी है जितनी आपने इसमें डाली थी, लेकिन पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे विलेय जिनकी वाष्प नहीं बनती है, उनको बोलते हैं अवाष्पशील विलेय। जैसे ग्लूकोज की नहीं बनती है, सुक्रोज की नहीं बनती है, और आपके शुगर की नहीं बनती है ना, यूरिया की नहीं बनती है ना। ऐसे जो वर्ड हैं इनका हम यूज करेंगे। और ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये 3 कारण हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दूं मैं, वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहला कारक ये है विलायक की प्रकृति, कि विलायक किस प्रकार का है। विलायक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है कि वेपर प्रेशर कितनी बनेगी। दूसरा है हमारा तापमान। यदि हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगी। तीसरी है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन की जो है, सोल्यूट की है वो उपस्थिति। अगर नॉन वोलाटाइल है ना, ऐसा जो सोल्यूट है, ऐसा विलेय पदार्थ है जो अवाष्पशील है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, तो वो क्या करेगा, इसकी वाष्प को कम करेगा। ये कैसे कम करेगा हम आगे पढ़ने वाले हैं,
अभी केवल इतना पढ़िए कि यदि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो इसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं कि या तो वो किसी काम को रोकते हैं या फिर बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन इसको कम ज़्यादा कर देगा, ये रोक रहा है या बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म्स की। चलिए यहां तक नोट कर लिया, क्लीन कर दें इसको। चलिए अब हमने जो पदार्थ है ना, सॉल्यूशन के अंदर दो घटक होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ है हमारा, उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में बांटते हैं। एक है हमारा वाष्पशील, वाष्पशील इसको हम वोलाटाइल बोलते हैं, वोलाटाइल। और एक है अवाष्पशील, अवाष्पशील इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ये विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है ना, विलेय भी ऐसा हो सकता है, विलायक भी ऐसा हो सकता है। तो वेपर प्रेशर जितनी भी बनती हैं, है ना, वेपर प्रेशर जो बन रही है ना, किसी क्लोज कंटेनर में जो वेपर प्रेशर बन रही है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर मिला दूं, इसको मान लो B मान लिया, इसको मान लो मैंने A मान लिया, और ये ए बी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, ए भी यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर ए भी है, बी भी है, ए बी। क्या सर ABCD बोल रहे हो आप भी? क्या करे बच्चा, आप तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा B है ना, इसको A मान लो, B मान लो, चलो इसको A मान लेते हैं। ये हमारा A है और ये हमारा B है। ये दोनों क्या, इनको जब टेम्परेचर उबाला जाएगा तो वेपर प्रेशर बनेगी, क्योंकि क्लोज है, वेपर प्रेशर बनेगी। अब जो B है उसकी वाष्प दाब बनती ही नहीं है, ये हमने बोल दिया, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील है, इसकी वाष्प नहीं बनती है। लेकिन A जो है उसकी वाष्प तो बनती है, तो वाष्प दाब तो बनेगी, वाष्प दाब बनेगी, लेकिन उतनी नहीं बनेगी जितनी A की बन रही थी। पहले हमने क्या लिया था, एक केवल A लिया था, केवल A लिया था, और A क्या था, नॉन वोलाटाइल था। A क्या था, नॉन वोलाटाइल था। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रही थी उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, P नोट A से। P नोट A मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। A क्या है, कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि A के साथ में B भी है। अब यदि एक अच्छे व्यक्ति को एक आलसी व्यक्ति के साथ में रखोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो आलसी व्यक्ति क्या कर देगा, उस अच्छे व्यक्ति को भी आलसी बनाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पूरी तरीके से उसको आलसी बना देगा, लेकिन उसको आलसी बनाने की कोशिश करेगा। यहां पर क्या होगा कि जब ये वेपर प्रेशर बनने जाएगी तो B भी इसके साथ में मिला हुआ है, और B क्या है, अवाष्पशील है। तो ये इन A को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर B भी है, यहाँ पर क्या है, B भी उपस्थित है, यहाँ पर B भी उपस्थित है। तो ये A को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा कि हम तो नहीं जाएंगे लेकिन आपको भी नहीं जाने देंगे। ये स्थिति यहाँ पर होगी। तो इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर पहले बन रहा था, पहले प्योर में जो बन रहा था, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनेगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनेगा। इसलिए हमने वहां पर भी बोला कि अवाष्पशील यदि उपस्थित हैं, अवाष्पशील कोई भी पदार्थ यदि उपस्थित है तो वो वेपर प्रेशर को कम ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पर एक अवाष्पशील B उपस्थित है, इसलिए इसकी वेपर प्रेशर को कम कर दिया। तो अभी वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा है, और इस वेपर प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PA से। अब PA से क्यों किया, देखिए यहाँ पर जितनी भी वेपर प्रेशर बन रही है क्या वो B की है, नहीं, B की है नहीं, क्योंकि B क्या है, B की वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, 0 है
है ना, बी की वेपर प्रेशर क्या है, 0 है, बी की वेपर प्रेशर क्या है, 0 है। अब वेपर प्रेशर जितनी भी बन रही है, अब इसको तो भूल जाइए, बी की वेपर प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर नहीं है और रोक रहा है। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रही है वो किसकी है, ए की वेपर प्रेशर है, लेकिन पी और ए की नहीं है, इसलिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए से। लेकिन वेपर प्रेशर किस कंटेन की ज्यादा है, इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, पी नॉट ए की वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, पी ए से। ये आप नोट रखें, है ना, पी नॉट ए की वेपर प्रेशर पी ए से ज्यादा है। पी ए से क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ये प्योर है और प्योर की वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही है, और यहां पर क्या है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इस वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, तो पूरे सॉल्यूशन की, है ना, ये पूरे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में कौन कौन से लिक्विड या कौन कौन से पदार्थ हम यूज करने वाले हैं। तो अवाष्पशील पदार्थ जो हैं, अवाष्पशील जो पदार्थ हैं उसमें हम यूज करेंगे यूरिया, इसका सूत्र लिख दीजिए NH2CO NH2, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसका आणविक द्रव्यमान 60 होता है। एक हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास होता है 180। एक हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे सुक्रोज में से, सुक्रोज C12H22O11, इसका मोलिकुलर मास होता है 342। इन तीन का यूज ज्यादा होगा। ये तीनों क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, इनमें से न्यूमेरिकल बनते हैं, इनको यदि मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर को कम कर देंगे। और यहां पर हम यूज करेंगे किसको, H2O लेंगे ज्यादातर। H2O के अलावा हम लेंगे मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल CH3COOH, उसके अलावा हम लेंगे C2H5OH एथिल एल्कोहल, उसके बाद हम लेंगे C6H6 बेंजीन, है ना, बेंजीन, यहाँ पे नाम भी नोट कर लीजिए आप, ये हमारा बेंजीन, ये है हमारा एथिल एल्कोहल, ये है हमारा मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, ये है हमारा जल। सर ये तो हमें पता है, हाँ तुम्हें इतना ही पता है। चलिए, एक हमारा होगा C6H5CH3 टालुइन। तो हमारे जो सिलेबस में मोस्टली ये जो हैं वाष्पशील पदार्थ है, इनका हम ज़्यादातर हमारी बुक्स में यही आएंगे, तो इनको हम याद रखें थोड़ा सा कि वाष्पशील कौन से और अवाष्पशील कौन से, इन्हीं के न्यूमेरिकल हम ज़्यादातर सोल्व करने वाले हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक तो वाष्पशील है जिनको गर्म करने पर वाष्प बनती है ना, वो वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जिनको गर्म करने पर वाष्प नहीं बनती है वो क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कल्याणोच। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। यदि आप यहां तक क्लियर समझ चुके हैं तो अब आगे हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं। देखिए अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान देना है। चलिए, ये हमारा सॉल्वेंट है ना, कौन सा है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है ना, वाष्पशील है ना, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है, ए, ये सभी A के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रही है, वेपर प्रेशर बन रही है। वेपर प्रेशर तो बनना तय है क्योंकि ऊपर से क्लोज है। ठीक है, यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रही है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, P0A बोलेंगे। ये याद रखना, ये प्योर A की वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब इसके साथ में मैंने क्या किया, इसको मिलाया। इसके साथ में क्या मिलाया,
बी मिलाया, और बी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल लिक्विड। इनको जब मिक्स किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना सर, सॉल्यूशन बना। चलिए ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन पर कहीं पर ए के मॉलिक्यूल्स, कहीं पर बी के, कहीं पर ए के, बी के, ए बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी बी। अब क्या होगा, वही स्थिति जो भी आपको समझाई, ठीक है, वही स्थिति बनेगी जो आपको समझाई। यहाँ पर भी वेपर प्रेशर बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन ये वेपर प्रेशर जो बनेगी इसको क्या बोला जाएगा, पी ए बोला जाएगा, पी नोट ए नहीं बोला जाएगा। पी नोट क्यों लगा, नोट का मतलब और कोई उपस्थित नहीं है, केवल ए उपस्थित है, दूसरा कोई भी उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर ये ए जाने की कोशिश तो कर रहा है बाहर बाहर, है ना, ये इस प्रकार से ऐसे उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से बी क्या कर रहा है, उसको प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि बी को नहीं जाना है ना। कोई दोस्त होता है ना, कोई अपन दो दोस्त साथ में रहते और एक दोस्त जाना चाहता है, यार तो 2 दिन और रुक जा यार, अबे नहीं जाना, अबे नहीं जाना, हाथ पकड़ते उसका बैग वैग छुपा देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो रही है कि ये बी इसको ए को जाने दे, फिर भी इस ए के मॉलिक्यूल्स कुछ तो जा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर बनेगा वेपर का, इसको पी ए बोला जाएगा, ठीक है। और यहीं से हमारे राउल्ट का नियम शुरू होता है। राउल्ट का नियम जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी को समझने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ों को छोटे छोटे रूप में समझा। अब क्वेश्चन लिखिए, है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो आप लिखोगे उसको फेर में नोट करना। और एक और जो क्वेश्चन अभी लिखवाया गया था, वाष्पदाब किसे कहते हैं, वाष्पदाब किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन लिखने से पहले एक हेडिंग ऊपर डाल लेना, हेडिंग ऊपर डाल लेना, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं वाष्पदाब। ठोस पदार्थों का, है ना, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्पदाब, ये हेडिंग डाल लीजिए, है ना, ऊपर टॉप कर लीजिए। यहाँ से कुछ अलग से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वाष्पदाब यहाँ पर बन रही थी, है ना, वाष्पदाब ज़्यादा बन रही थी और यहाँ पर वाष्पदाब कम हो गई। तो ये जो कमी है, ये कमी किसकी वजह से हुई, इस नॉन वोलाटाइल लिक्विड की वजह से हुई। ये जो कमी हुई वो किसकी वजह से, नॉन वोलाटाइल लिक्विड की वजह से हुई है। तो ये जो कमी हुई है ये एक गुण है ना, ये एक गुण है, इसको बोला जाता है गुणधर्म। क्या बोला जाता है, गुणधर्म, संख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेते हैं। हम 4 गुणधर्म पर, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो राउल्ट ने बताई थी, है ना, तो उसको पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव, सर ये तो कोलगेट जैसा दिख रहा है, कॉलगेट नहीं है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें लिखिए अणुसंख्यक गुणधर्म, हेडिंग डालिए और डैश करके लिखिए, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उसके बाद में हेडिंग डालिए अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना, इस प्रकार से लिखना है, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हेडिंग इसमें ब्रैकेट में लिख देना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए, विलयनों के अणुसंख्यक गुण, विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलय की जो
विलय की सॉरी ऐसा लिखिए, जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, न कि उनकी प्रकृति पर, न कि उनकी प्रकृति पर। फिर आप चेंज करके लिखिए, अणुसंख्यक गुणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अणुसंख्यक गुणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या बोला गया है वो समझिए कि विलय के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। अब यहां पर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन में यूरिया मिलाऊं, ग्लूकोज मिलाऊं, सुक्रोज मिलाऊं, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी मिला सकते हो। वेपर प्रेशर कम कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी की जितनी संख्या ज्यादा होगी, है ना, चाहे वो ग्लूकोज और सुक्रोज हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना वेपर प्रेशर वो कम करेगा। प्रकृति डिपेंड नहीं करेगी, प्रकृति कौन सी है ना, प्रकृति डिपेंड नहीं करेंगे, उसकी संख्या कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, कितने मोल इसमें विलय का घुला हुआ है नॉन वोलेटाइल लिक्विड का। नॉन वोलेटाइल लिक्विड के कितने मोल इसके अंदर, जितने मोल डिसोल्व होंगे, जितनी ज्यादा संख्या में ये डिसोल्व होगा, उतना ही वेपर प्रेशर को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो ये जो कम हुआ वेपर प्रेशर, जो कम हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है, तो ये विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब यहां पर 4 प्रकार के हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 4 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए नंबर 1 लिखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन, है ना। ये शब्द बड़े अजीब लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनके बारे में धीरे धीरे हम समझ लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, हिमांक में अवनमन। इनका बहुत यूज है हमारी डेली लाइफ में, है ना। साइंटिफिक जितनी भी चीजें बनती हैं इस सिद्धांत को याद रख के बनाई जाती हैं, है ना। हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है बच्चों, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, है ना। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें राउल्ट के 2 नियम आएंगे, उन नियम से क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है ना। जैसे कि यहाँ पर हम रिलेटिव लोअर प्रेशरिंग, तो ये रिलेटिव लोअर प्रेशरिंग। अब वाष्प दाब किसकी वजह से कम हुई, नॉन वोलेटाइल लिक्विड से हुई, है ना। क्वथनांक में उन्नयन, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बॉईल हो रही है, कम टेम्परेचर भी बॉईल हो जाती है, तो उसमें एक ऐसी चीज मिला देंगे, वो क्या करेगी, उसको बॉइलिंग को कम करेगी। कोई चीज बहुत ज्यादा जम जाती है, बहुत ज्यादा जमती है ना, थोड़े टेम्परेचर भी जम जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देंगे कि वो आसानी से जमेगी नहीं। तो ये क्या है, सभी क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुण हैं। इन्हीं को एक एक को पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राउल्ट्स का नियम को। क्लीन कर दें, चलिए क्लीन कर देते हैं। राउल्ट का नियम पढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वो सभी हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट के नियम को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन की वाष्प दाब, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन की वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होती हैं। विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होती हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि इन्वर्टेड कोमा किसी विलयन की वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल अंश ब्रैकेट में मोल प्रभाज ब्रैकेट क्लोज मोल अंश के समानुपाती होती हैं इन्वर्टेड कोमा क्लोज। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए। कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाइए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाइए। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन लिखिए। क्या सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं, उत्तर भी लिखाओ कि लिखाओ, लेकिन ये क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि इन्वर्टेड कोमा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है इन्वर्टेड कोमा क्लोज। चलिए उत्तर लिखिए। हेडिंग डालिए, राउल्ट के नियमानुसार है ना, यहां से इन्वर्टेड कोमे में लिखना है। लिखिए, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन में कोमा विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है इन्वर्टेड कोमा क्लोज। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ लिए राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, वही बात बोल रहा है जो अभी हमने समझी है ना। एक एक चीजें समझते। स्थिर ताप पर कोई सा भी एक टेम्परेचर ले लीजिए। स्थिर ताप का मतलब होता है कोई सा भी एक टेम्परेचर ले लीजिए। तो अवाष्पशील विलय के विलयन में एक ऐसा विलयन है जिसके अंदर क्या है, अवाष्पशील विलय भी उपस्थित है। इसलिए वहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी अवाष्पशील विलय के विलयन में ऐसा विलयन है जिसमें क्या है, अवाष्पशील विलय है। तो विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन पर बनने वाली प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके समानुपाती होगी। समानुपाती मतलब किसके बराबर होगी, है ना, किसके समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब समझिए, है ना, कई बार बता चुका हूं। मानो कि ए और बी के दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो समानुपाती के चिन्ह लग रहा है। ये बताता है कि यदि ए को बढ़ाया जाए तो बी बढ़ जाता है, यदि ए को कम किया जाए तो बी भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर बी एक नॉन वोलाटाइल क्या है, लिक्विड है, बी की वैल्यू हम ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम मात्रा में डालेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो विलयन की वाष्प दाब विलय के मोल अंश के बराबर होगी। मोल अंश का मतलब मैं समझा चुका हूं कि इसको क्या मान लिया, पूरे को एक मान लिया। अब एक में एक मान लिया, ए और बी दोनों को मान लिया, एक मान लिया। तो बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, वेपर प्रेशर उतनी कम होगी। बी की वैल्यू जितनी कम होगी, है ना, वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा बनेगी। ठीक है,
तो ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, चलिए अब इसका एक मैथमेटिकल रूप अपन बनाते हैं। फिर आप चेंज करके लिखिए, माना कि फिर आप चेंज करके लिखिए, माना कि PA विलयन का वाष्प दाब, माना कि PA विलयन का वाष्प दाब, आप लिखते रहिए, है ना, कंटिन्यू लिखना आप, वाष्प दाब कोमा जीटा ए, कंटिन्यू लिखना है ना, यहाँ पर कोमा लगाकर जीटा ए बराबर क्या है, जीटा ए विलय का मोल अंश है, विलय का जीटा ए है तो विलायक का मोल अंश है, विलायक का मोल अंश है, मोल अंश है, तथा P नोट ए बराबर शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब है। तो राउल्ट के नियमानुसार, नियमानुसार क्या हो जाएगा, PA समानुपाती जीटा ए, PA समानुपाती जीटा ए। ये क्या बता रहा है समझिए, राउल्ट का नियम हमने ये पढ़ा कि ऐसा विलयन जिसमें एक विलय है और विलय क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसमें जो प्रेशर बन रही है, जो वेपर प्रेशर बन रही है ना, वेपर प्रेशर जो बन रही है, समझिए एक बार और समझिए, यहीं पर है, सारी कहानी यहीं पर है। ये समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सारी कहानी यहीं पर है। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है, ये वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर किसका है ना, A का है, किसका है, A का है। लेकिन प्योर A नहीं है, इसके साथ में B भी है। तो प्योर यदि प्योर होता तो उसको हम क्या लिखते, P नोट A लिखते। लेकिन प्योर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे, PA लिख दिया। ठीक है, PA लिख दिया। अब ये किसके समानुपाती, वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, जितना विलायक होगा, जितना A होगा, A के जितने मोल होंगे, है ना, या A के जितने मोल अंश होंगे, इसको अपन मोल फ्रैक्शन मानते हैं। तो इसका जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना, जीटा A जितना होगा, A की वैल्यू जितनी होगी उतना वेपर प्रेशर बनेगा, उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो वेपर प्रेशर किसके ऊपर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जीटा A के ऊपर। तो जीटा A को यदि हम बढ़ा देंगे, मतलब A की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसकी वैल्यू कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो PA समानुपाती किसके होता है, जीटा A के समानुपाती होता है, जीटा A के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए इसको क्लीन कर दो। चलिए इसको हम थोड़ा इधर ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, PA समानुपाती जीटा A, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि PA, इसके चरणों में लिखना है जस्ट, PA बराबर K इंटू जीटा A, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। चलिए, जहां K बराबर एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है ना, ये समानुपाती का चिन्ह लगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगा। और जीटा A क्या है, विलायक का मोल अंश है,
ए लगा हुआ है ना, जीटा ए है, ए को हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर ए दिख जाए मतलब वो विलायक है। पी ए क्या है, पी ए क्या है, टोटल जो विलियन था, टोटल जो विलियन था है ना, टोटल जो विलियन, इसमें से जो वेपर प्रेशर बन रही थी विलियन की थी, तो विलियन की वाष्प दाब है। तो पी ए बराबर क्या है, विलियन की वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, नोट कर लीजिए, वाष्प दाब है। चलिए अब हम जानते हैं कि आगे हम लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक के लिए जीटा ए इज इक्वल टू 1 और पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए होता है, पी नोट ए होता है। ऐसा क्यों लिखा गया, देखिए शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक लिया तो शुद्ध विलायक में जितनी भी वेपर प्रेशर बन रही है शुद्ध विलायक में है ना, जिसमें कोई ए, सारी जो है मॉलिक्यूल्स वो ए के हैं, तो जितनी भी वेपर प्रेशर बन रही है वो किसकी बन रही है, ए की बन रही है। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये जो है ये इसको पूरा एक मान लेंगे, अगर इसमें से दो होंगे तो दोनों को आधा आधा दे देंगे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध है तो एक पूरा किसका रहेगा, जीटा ए का रहेगा, तो जीटा ए बराबर 1 होता है। अब जो वेपर प्रेशर बन रही है ना, चाहे इसमें अब दो पदार्थ मिले हुए, लेकिन वेपर प्रेशर किसकी बन रही है अभी, क्योंकि एक तो बी है और बी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, और एक क्या है, वोलाटाइल है ना। तो जो वेपर प्रेशर अभी भी जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ए की वजह से बन रहा है, बी की वजह से नहीं बन रहा है। तो जितनी वेपर प्रेशर पहले बन रही थी, वेपर प्रेशर बन रही है, तो पी ए बराबर पी नोट ए होगा, मतलब जितनी पहले भी वेपर प्रेशर इसकी वजह से ही बन रही थी और अब भी वेपर प्रेशर इसकी वजह से बन रही थी। पहले भी वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रही थी, ए की वजह से बन रही थी, और अब भी बी इसमें मिला दिया, फिर भी इसमें वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रही है, ए की वजह से ही बन रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू पी नोट ए होता है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है। तो समीकरण 1 में पी ए इज इक्वल टू के को हम यहीं पर रखेंगे इनटू, है ना, इनटू जीटा ए बराबर क्या हो जाए, 1 के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि जीटा ए बराबर हमने 1 मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी ए इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या हो गई, पी ए। ठीक है, समझिए के की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए। अब ये के की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, पी ए इज इक्वल टू के है, के की जगह क्या रख देंगे, पी नोट ए, और इनटू में क्या हमारा जीटा ए है, क्या है हमारा जीटा ए है। इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप क्या करेंगे, जीटा ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ रखा है। क्या मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूं, जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इस एक्स बी को जो इक्वल है उससे उधर भेजा, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब जीटा ए का जो मान है, जीटा ए का मान क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, तो जीटा ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, ये रही। चलिए पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, मतलब जीटा है। ठीक है, तो पी नोट ए बराबर
सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, है ना, इनटू में 1 माइनस एक्स सॉरी जीटा बी। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो एक का होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है, माइनस इसका इसके साथ में होगा तो पी नोट ए और जीटा बी, पी नोट ए और जीटा बी। यहाँ पर समझिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको बराबर से इधर लाएंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको बराबर से उधर ले जाएंगे। करते हैं, चलिए ऐसा करेंगे तो पी नोट ए जीटा बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए, हमें चाहिए जीटा बी। अब क्या करेंगे यहाँ पर पी नोट ए को इसके नीचे भेज देंगे तो जीटा बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा पी नोट ए, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, समीकरण नंबर 3। नोट कर लीजिए इसको, समीकरण नंबर 3। चलिए अब इसके नीचे लिखिए, आप इसके नीचे लिखिए जहां, है ना, यहां से लिखिए जहां, यहां पर बताना पड़ेगा कौन क्या है, जहां पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, जहां पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, इसको छोड़ दे, बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। जो वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है इस बी की वजह से, इस बी की वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी होती है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है। जीटा बी इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखिए जीटा बी इज इक्वल टू है आपका विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, ठीक है। और इसके नीचे लिखिए समीकरण 3 से राउल्ट के नियम की पुष्टि होती है, समीकरण 3 से राउल्ट के नियम की पुष्टि होती है, ठीक है। चलिए अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन है वो हमें हेल्प करेगी। एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये वाली है, ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी, सॉरी ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी। इससे भी हम जो कमी हुई है, कितनी कमी हुई वो इसको निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन है ना, इनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन काई में हेल्प करेगी, ये इक्वेशन हेल्प करेगी कि जो वाष्प दाब में जो कमी हुई है, जो कमी हुई है किसकी वजह से, नॉन वॉलेटाइल विलेय से जो कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है ना, कितनी कमी हुई है वो उससे हम डिटरमाइन करेंगे। कौन कौन से 2 इक्वेशन से, एक इससे और इससे, दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है हमें समझ में आ जाए, है ना। एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बाकी के और भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम नेक्स्ट राउंड्स का एक और रूल्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए किसी तापमान पर शुद्ध जल की वाष्प दाब 60 mmHg है, 60 mmHg है। तो 72 ग्राम जल, 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम जल में घुले 30 ग्राम यूरिया वाले विलयन की वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, विलयन की वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, जो वाष्प दाब है शुद्ध जल की
वो कितनी है? वो कितनी है? वाष्प दाब 60 mmHg। ठीक है, तो दिया है, उत्तर में लिखेंगे, सोल्व करेंगे। दिया है शुद्ध जल की वाष्प दाब, देखिए शुद्ध जल की वाष्प दाब, शुद्ध P नोट A इज इक्वल टू कितना है? 60 mmHg, शुद्ध जल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है देखिए, पहले वो समझ लेते हैं। ये बता रहा है कि जब मेरे पास A था, है ना, A क्या है? विलायक है। तो इसकी जो वेपर प्रेशर थी वो कितनी? 60 mmHg है। लेकिन इसमें क्या किया हमने, है ना, दूसरा जो कंटेंट लिया शुद्ध जल, उसमें A और B दोनों है, और B क्या है? यहाँ पर यूरिया है, और 72 ग्राम क्या है? जल है। तो ये यूरिया मिलाने पर क्या होगी? इसकी वाष्प दाब कम होगी, क्योंकि यूरिया क्या है? नॉन वोलाइट सोल्यूट है। तो ये वाष्प दाब कम हो रही, तो कम कितनी होगी? कितनी कम हुई वो यहाँ से पूछ रहा है। तो कम हो गई, मतलब ये किसकी थी? विलायक की वाष्प दाब है, विलायक की वाष्प दाब है। और ये किसकी है? विलयन की वाष्प दाब। तो विलयन की वाष्प दाब भी हमें ज्ञात करनी है कि नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसको मिलाने पर पहले जो विलायक की वाष्प दाब थी उसमें से कितनी कमी हुई है। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए अब हमारा यहां पर विलायक क्या है? विलायक जल है ना, क्या है? जल है। A बराबर कितना है? 72 ग्राम। विलय क्या है? विलय हमारा यहां पर क्या है? यूरिया है, यूरिया है। इसको हमने क्या माना? B माना। कितना है? 30 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको दोनों फॉर्मूले से करेंगे। पहले फॉर्मूले से करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे आए हैं जीटा बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? पी नोट ए हमें दे रखा है कितना है? 60 mmHg। पी नोट ए की वैल्यू, पी नोट ए की वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? पी ए ज्ञात करना है। पी ए क्या है? विलयन का वाष्प दाब है ना, विलयन का वाष्प दाब। विलयन कैसे बनता है? दो चीजों से, है ना, विलयन। और ये क्या है? जीटा बी। जीटा बी मतलब बी का मोल प्रभाव। तो मोल फ्रैक्शन तो हमें निकालना आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीटा बी को निकालेंगे। तो जीटा बी कैसे निकलेगा, है ना? जीटा बी ज्ञात करने पर, यहां दिख रहा है, जीटा बी ज्ञात करने पर। जीटा बी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, है ना? जीटा बी ज्ञात करेंगे, जीटा बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये मोल प्रभाव है, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही ज्ञात करते हैं, है ना? जीटा बी इस प्रकार। तो एन ए, अब एन ए और एन बी, है ना, एन ए और एन बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन ए और एन बी कैसे ज्ञात करेंगे? एन ए और एन बी यहाँ पर हम, आप भी नोटबुक में साइड में नोट कर लेना, इसको ज्ञात कर लेना, है ना? एन ए ज्ञात करना है, एन बी ज्ञात करना है। तो एन बी कैसे ज्ञात करेगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो डब्ल्यू बी कितना है हमारा? डब्ल्यू बी कितना है हमारा? डब्ल्यू बी यानी कि यूरिया कितना है? 30, और यूरिया का आणविक द्रव्यमान होता है 60। तो ये इसकी वैल्यू होगी 0.5। एन ए भी ज्ञात कर लेते हैं। एन ए इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, डब्ल्यू क्या है हमारे पास में? जल है, जो कितना है? 72 ग्राम है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 0.5 मोल किसके हैं? 0.5 मोल किसके हैं? यूरिया के हैं। और इसके मोल कितने हैं? 4 मोल हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे? जीटा बी ज्ञात करेंगे। तो जीटा बी इज इक्वल टू यहाँ पर हमें बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है? 0.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 0.5, है ना? तो जीटा बी इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, जीटा बी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 4.5
इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो जीटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 हो जाएगी, सॉरी 5/45 हो जाएगी। और इसको 5 से काट देंगे तो 5 पंजा 5, 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 1/9, है ना। जीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/9। अब हमारे पास जीटा बी की वैल्यू भी है और पी नॉट ए की भी वैल्यू है, तो हम पी ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, मतलब विलयन की वाष्प दाब हम पता कर सकते हैं। चलिए इसको क्लीन कर दें, है ना। इसको साइड में मोल, ये मोल निकाला था, मोल निकालना आता है आपको W/m, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाएं, है ना, एक एक कदम पे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला 1/9 इज इक्वल टू पी नेट ए की वैल्यू कितनी है 60 माइनस पी ए अपॉन कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 16 माइनस पी ए अपॉन कितना हो जाएगा 20, हाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस 20 को इधर ले आते हैं, तो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाए 180 माइनस 3 पी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, है ना, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 180 माइनस 3 पी ए, ठीक है। 3 पी ए को बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का, तो 3 पी ए, ठीक है। इस 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का, माइनस के 20, तो 3 पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 20 हो जाएगा तो 160, पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 50, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये वैल्यू चलती जाएगी, तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना, विलयन की वाष्प दाब कितनी हो गई 53.33 mmHg। चलिए हमने इस जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने दूसरी मेथड से भी करके देखा, है ना। दूसरी मेथड का हमने जो फॉर्मूला लगाया वो ये है, हम इस फॉर्मूले से भी इसका उत्तर लगा सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी उसका उत्तर ला सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और जीटा ए। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पी ए ज्ञात करना है, पी नॉट ए हमारे पास में है, जीटा ए भी हमारे पास में है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीटा ए हमें निकालना आता है, हमारे पास नहीं है जीटा ए, सॉरी। तो जीटा ए निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू कितनी है 4 है, एन ए की वैल्यू कितनी है 4 है ना। 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ये किस प्रकार से है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू उसकी 4 है, अपॉन में कितना है 4.5 हो जाएगा, है ना। 4 + 0.5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 4.5। तो इसको हटाएंगे डेसिमल को, यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो 40/45 हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए, अब इसमें वैल्यू रखेंगे, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 60 है, 60 है, इंटू पी जीटा ए की वैल्यू 40/45। इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 3 45, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 16, है ना, 16 160/3, ठीक है। 160 यही वैल्यू आ गई, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 53.33 mmHg वही उत्तर आया है, ठीक है। तो चाहे हम इस फॉर्मूले से सोल्व करें ये क्वेश्चन या फिर उस फॉर्मूले से सोल्व करें, उत्तर सेम ही आना है, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल और भी सोल्व करेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को समझना थोड़ा ज़रूरी था, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राउट्स का नियम, तो जो राउट्स का नियम है वो कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझना भी ज़रूरी था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में हम राउट का एक और नियम पढ़ेंगे, जिसमें जो विलय है उसका मोलिकुलर मास किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है राउट की नियम की हेल्प से, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।